हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एजुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स मेरे देखे होंगे और अभी रिसेंटली जो 300 प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें आपको काफी सारे लेक्चर्स मैं करा चुका हूं, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। वैसा ही आज एक और लेक्चर है जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जो भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से इन वीडियोस की रीच बनती है। आपकी तरह और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां तक ये वीडियोस पहुंच जाते हैं। तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। तो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो पहले हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था वेक्टर मॉडल्स, तो कुछ क्वेश्चंस होंगे वेक्टर मॉडल के, उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होंगे एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग के ऊपर क्वेश्चन होंगे, है ना। हुंड रूल के भी क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो है मेरे भाई, डायरेक्ट कंफर्मेशन अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी स्टेट्स ऑफ एन एटम वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम। इंटरनल एनर्जी स्टेट्स का क्वांटाइजेशन के लिए डायरेक्ट कंफर्मेशन किसी का जो सबसे पहले बताया गया वो कौन से एक्सपेरिमेंट से बताया गया, ये पूछा है आपसे कि जो एटम होता है उसकी जो एनर्जी स्टेट्स होती है उनका क्वांटाइजेशन होता है, इसके बारे में डायरेक्ट कंफर्मेशन सबसे पहले किसने बताया है, किस एक्सपेरिमेंट से बताया गया, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। तो हमारे पास पहला है स्टर्न गर्लच एक्सपेरिमेंट, कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो कॉम्पटन तो जो है वो पार्टिकल नेचर के लिए है, मिल्की मैन ड्रॉप, ये स्टर्न गर्लच ये सारे के सारे या तो स्पिन बताने के लिए, कोई पार्टिकल नेचर बताने के लिए। फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट जो है कौन सा, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट से हम ये बता सकते हैं कि जो एटम है उसकी जो इंटरनल एनर्जी स्टेट्स हैं वो क्वांटाइज्ड है या नहीं है, उसका डायरेक्ट कंफर्मेशन यहाँ से हम कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द बोथ सीक्वेंस रिप्रेजेंट एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी। इनमें से कौन ऑर्बिटल एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है। दो सेट बनाए हुए हैं, तो यहां पर आपको रूल यूज करना पड़ेगा, ऑफबाउ रूल, या जिसको मेडुलंग रूल भी कहते हैं, है ना। तो यहां आपको रूल यूज करना पड़ेगा कौन सा, ऑफबाउ। आपको रूल यूज करना पड़ेगा ऑफबाउ और क्या कहते हैं उसको, मेडुलंग। ऑफबाउ रूल या मेडुलंग और n+l और n+l रूल, ये तीन रूल के नाम से इसको जानते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग कैसे फिलिंग होगी, इस रूल के अकॉर्डिंग जिसके लिए n+l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी लो होगी, और जिसके लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। यदि ऐसा होता है कि n+l की वैल्यू सेम हो जाती है तो जिसके लिए n की वैल्यू n की वैल्यू लोअर होगी उसके लिए एनर्जी लोअर होगी, है ना। मैं ये सारी लिख देता हूं यहां पर। तो ऑर्बिटल विद स्मॉलर n+l, orbital with smaller n+l has lower energy, orbital with smaller n+l has lower energy। यदि n+l की वैल्यू सेम हो जाती है, if n+l has the same value, n+l has the same value, यदि n+l की वैल्यू सेम हो जाती है then स्मॉलर n दोनों में से जो n की वैल्यू जिसमें कम होगी हैज द लोअर एनर्जी। तो इसके हिसाब से अगर आप ये एनर्जी ऑर्डर्स या जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको देखते हो तो इसके अकॉर्डिंगली जो सही बनेगा वो सही कौन सा बनेगा, देखो 3p के बाद आता है 4s के बाद आता है 3d और 3d के बाद आता है 4p, ये सही ऑर्डर है। यहाँ देखो n+l लगा के देखो तो यहाँ n+l लगाओ तो n की वैल्यू कितनी है 3 और l की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये बन गया 4। अब यहाँ पर भी n+l कितना है, n की वैल्यू हो गई 4, l की वैल्यू हो गई 0, तो ये क्या हो गया 4 ही हो गया। पर मैंने कहा लोअर n के पास लोअर एनर्जी होगी तो लोअर पे कौन सा आ गया, 3p आ गया। फिर इसी तरह से इसको देखो 3d को और 4p को, तो 3 यहाँ n की वैल्यू हो गई 3 और ये हो गया 2, यहाँ n की वैल्यू हो गई 4 और ये हो गया 1, सेम वैल्यू चल रही है यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5,
पर जो हमारा हाफ बाउ रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम फिल करें तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये सही हो गया, 3p 4s 3d और 4p। इसी तरह से आप चेक करो इस 2p 3s 3p 4s को, तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि ये जो है फिलिंग हो रही है बिल्कुल ठीक हो रही है। आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो कि यहाँ पर जो 2 है वो किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, n, तो ये हो गया 2 + 1 और यहाँ पर हो गया 3 + 0, तो ये लोअर पे आ गया। इसी तरह से ये हो गया 3 + 1 और ये हो गया 4 + 0, तो ये भी किस पे आ गया, लोअर पे आ गया। तो करेक्ट आंसर जो हमारे पास हो गया वो कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। राइट आंसर जो हमारे पास हो गया वो हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फॉर अ रेयर अर्थ आयरन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी करेक्टराइज्ड बाय द टर्म वैल्यू 4I9/2। ये लिखा हुआ है 4I9/2, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। सबसे पहले मल्टीप्लिसिटी चेक कर लो इसकी। मल्टीप्लिसिटी जो है वो कहां से चेक करेंगे, 2s + 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 4। तो यहां से आप s की वैल्यू निकाल लो। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 3/2। s की वैल्यू आ गई 3/2, यानी कि स्पिन आ गई कितनी, 3/2। ठीक है, स्पिन कितनी आ गई, 3/2 आ गई यहां पर। अब l की वैल्यू चाहिए, तो i के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर i l वैल्यू कितनी हो जाएगी, l की वैल्यू हो जाएगी 6 हो जाएगी। हमें बताना है नंबर ऑफ 4f अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ 4f अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने। तो 4f अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे यहाँ पर, वो हो जाएंगे यहाँ पर 3 हो जाएंगे शायद, तो एक बार चेक कर लो। j की वैल्यू हो जाएगी कितनी, l + s, तो j की वैल्यू l + s से लेकर और कहाँ तक हो जाएगी, l - s, तो ये हो जाएगा कितना, 6 प्लस ये हो जाएगा 3/2 और यहाँ से हो जाएगा 6 - 3/2, तो मैक्सिमम वैल्यू जो आ जाएगी वो यहाँ से 6 दूनी 12 9 और 6 दूनी 12 और 3 15, तो एक बार 15/2 से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये 9/2 तक जाएगा। तो ये तो जे की वैल्यू हो गई। अब हमें बोला है नंबर ऑफ 4f अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस आयन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे हम। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2s में आएंगे, है ना, 2 × s। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, 2 × s। s का मतलब है स्पिन, s का मतलब है स्पिन, तो वो कैसे आ जाएगा 2 और स्पिन s की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, तो यहां से आ जाएगा 3। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डाइवेलेंट निकल आयन। डाइवेलेंट निकल आयन का मतलब है Ni2+। तो Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये होगा आर्गन। आर्गन का होता है 18, 18 के बाद सीधा 24 पे ले जाओ। ठीक है, 18 और 6, तो यहां से हो जाएगा ये 3d6, ये हो जाएगा 3d6। अब हाफ बाउ रूल लगाना है यहाँ पर, तो हुंड रूल, सॉरी, तो अप्लाई हुंड रूल। तो यहाँ हमें यूज करना है हुंड रूल का यूज करना है। तो हुंड रूल का यूज करेंगे तो d पावर n जो होगा वो सेम वैल्यू देगा, सेम फॉर d10 - n। तो यहां से अगर आप चेक करो तो d6 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, d6, और d6 ये बराबर हो जाएगा d10 - 6, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, d4 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, d4, है ना, तो हाफ फील्ड पे हो जाएगा वो। तो ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा 5d। तो ग्राउंड स्टेट जो है वो कौन सी आ जाएगी, 5d। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, 5d। नेक्स्ट, द L, S and J quantum numbers corresponding to the ground state electronic configuration of boron। तो Z की जो वैल्यू है वो है 5, तो यहां से बना 1s2 2s2 और 2p1, 1s2 2s2 2p1। तो लास्ट जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन वो किस में आ रहा है, p में आ रहा है, किसमें आ रहा है, p में। ठीक है, तो L की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 1 हो गई। L की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए S की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1/2। S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। अब आपको J की वैल्यू चाहिए, तो J किसके बराबर होगा, L + S और L - S। तो ये हो जाएगा 1 + 1/2 और 1 - 1/2। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये बन गया 3/2 और 1/2, 3/2 और 1/2। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, एक तो आ गया 1
एक आ गया 1/2 और एक आ गया 1/2। तो सही आंसर जो हो गया हमारे पास कौन सा हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अकॉर्डिंग टू हुंड रूल्स द ग्राउंड स्टेट ऑफ एसआई। एसआई मतलब सिलिकॉन की ग्राउंड स्टेट बतानी है। तो इसके लिए एटॉमिक नंबर हमें कितना दिया है, 14। यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2p6, ये हो जाएगा 3s2, ये बन जाएगा 3s2 और 3p2। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया। अब यहाँ से लास्ट जो आया है वो आया है p2। कितना आया है, p2, यानी कि जो p है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और L की वैल्यू कितनी आ गई, L की वैल्यू आ गई 1। अब L की वैल्यू 1 आ गई तो इसके लिए ml की जो वैल्यू है वो कितनी बनेगी, 2L प्लस 1। ml की जो वैल्यू है कितनी बनेगी, 2L प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 3। ये वैल्यू कौन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी -1 से और 1 तक, यानी कि -1 0 और 1। तो फिलिंग करनी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे हम, 1 2। तो ये ml वैल्यू है, यहाँ पर हो गया -1, ये हो गया 0 और 1 हो गया 1। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, पैरेलल में फिल करना है पहले, 1 इसमें आ गया। तो हाफ इसकी हो गई, हाफ इस स्पिन इसकी हो गई। तो दोनों पैरेलल के लिए स्पिन s कितनी हो गई, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ से मल्टीप्लिसिटी हम निकालेंगे, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी बन जाएगी, 2s प्लस 1। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, ये मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो यहाँ से ग्राउंड स्टेट हम निकाल लेंगे, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट जो है वो कितना आ जाएगा, 3p। अब वैल्यू हमें निकालनी है j की, तो j की वैल्यू हम निकालेंगे, j किसके बराबर होगा, l प्लस एस टू l माइनस एस। तो l प्लस एस की वैल्यू चाहिए, तो l की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है, 1, और s की वैल्यू 1 है, और एक बार 1 माइनस 1, तो ये है 1 और 1 2, और यहाँ पर आ गया 0। अब हुंड रूल लगाना है लेस्ट हाफ फील्ड के लिए, तो फॉर लेस देन हाफ फील्ड, लेस देन हाफ फील्ड, फॉर लेस देन हाफ फील्ड। तो लेस देन हाफ फील्ड के लिए कौन सी वैल्यू लेनी है, लोअर स्टेट। तो लोअर स्टेट लेनी होती, लेस देन हाफ के लिए ग्राउंड स्टेट कहाँ पर आएगी, लोअर स्टेट पे आएगी। तो लोअर स्टेट कौन सी हो गई, 0 हो गई। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3p0। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3p0, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए। तो राइट आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जे एंड एम जे फॉर अ सिंगल डी इलेक्ट्रॉन सिस्टम वुड बी। सिंगल डी इलेक्ट्रॉन, डी की वैल्यू चल रही है, तो फॉर डी एल की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, और सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। तो यहाँ से आप जे की वैल्यू निकाल लो, जे की वैल्यू हो जाएगी एल प्लस एस टू एल माइनस एस, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये बन जाएगा 2 प्लस 1/2 2 माइनस 1/2, तो ये बन जाएगा 5/2 से कहाँ तक, 3/2 तक, 5/2 से 3/2 तक। तो अगर इसकी ml वैल्यू निकालते हैं, mj, तो mj वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बनेगी इसकी, वो बनेगी 5/2 3/2 1/2, और फिर क्या बनेगी, 0, है ना, 5/2 1/2 3/2, और इसी तरह से बन जाएगी -1/2 और -3/2 और -5/2, ये वैल्यूज बन जाएंगी। तो हमारे पास j की 2 वैल्यू आ गई, 5/2 और 3/2, और mj आ गया 5/2 3/2 1/2, ये वैल्यू आ गई। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिंगल 2s इलेक्ट्रॉन इज। सिंगल 2s है, तो 2s के लिए फॉर s के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। फॉर s l इक्वल्स टू हो गया 0, और l की वैल्यू 0 हो गई तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। l की वैल्यू 0 हो गई तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, इन मैनी इलेक्ट्रॉन एटम, भाई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो हम निकाल रहे हैं यहां से कैसे निकाला, l की वैल्यू 0 हो गई, तो इसलिए फिर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन मैनी इलेक्ट्रॉन एटम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मैनी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एलएस कपलिंग जो होती है, एलएस कपलिंग जिसको रसेल सेंट्रल्स कपलिंग भी कहते हैं, ये यूज होती है किसके लिए, लाइटर एटम्स के लिए।
तो इसको हम यूज करते हैं किसके लिए, लाइटर एटम्स के लिए, लाइटर एटम्स के लिए। और यहां पर लिखा हुआ है हैवियर्स, तो ये गलत हो गया। इसी तरह से जो जे कपलिंग होती है, जे कपलिंग, ये जे कपलिंग होती है किसके लिए, हैवियर्स एटम के लिए। ये जो कपलिंग होती है किसके लिए होती है, हैवियर एटम्स के लिए। तो यहां पर ये लाइटर लिखा हुआ है तो ये भी गलत है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। फिर लिखा है एलएस कपलिंग अकर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ एटॉमिक साइज। एलएस कपलिंग अकर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ एटॉमिक साइज। ये होता है एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, साइज का मतलब उसकी रेडियस अपॉन जेड, एग्जैक्ट ये होता है। तो ये भी मतलब करेक्ट है नहीं, ये एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। और डी इसमें सही है। डी जो है उसमें लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कपल द एल वेक्टर्स इन सिंगल एल एंड एस आई इंटू अनदर वेक्टर एस, तो ये सही लिखा हुआ है। तो ए बी कंफर्म गलत है, सी का नहीं बोला जा सकता कि मतलब इसको सही माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। हाँ, ए और बी इसमें करेक्टली गलत है। नेक्स्ट, फॉर अ सिंगलेट स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द लेंडे स्प्लिटिंग फैक्टर। सिंगलेट स्टेट की बात चल रही है, तो सिंगलेट, पहले तो लेंडे स्प्लिटिंग फैक्टर जो है उसका फॉर्मूला तो वो होता है 1 प्लस जे प्लस 1 और प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 अपॉन 2j और j प्लस 1, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सिंगल स्टेट के लिए अगर हम लिखें, किसके लिए, सिंगल स्टेट, तो सिंगल स्टेट के लिए या सिंगलेट स्टेट के लिए, तो सिंगलेट स्टेट जो है उसके लिए स्पिन की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है सिंगलेट स्टेट के लिए, और j इक्वल्स टू क्या हो जाता है, l हो जाता है। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास g की वैल्यू सीधी सीधी कितनी बन रही है, 1 बन रही है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, है ना। हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, a। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है Te2 प्लस आयंस हैज 2d इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। कितने इलेक्ट्रॉन है, d इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन्स है। तो d जो है उसके लिए l की वैल्यू फॉर d l की जो वैल्यू होती है वो 2 लेते हैं हम, है ना। d के लिए l की वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 2। और 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हमें जो कुल L है उसकी वैल्यू लेनी है। और यहाँ पर जो फिलिंग होगी वो कैसे होगी, पहले तो L के हिसाब से अगर हम फिल करें तो ये कितना हो जाएगा, 5 बनेगा ml की वैल्यू। तो ml की वैल्यू यहाँ पर बनेगी 5। तो एक बनेगी -2, एक बनेगा -1, एक बनेगा 0, एक बनेगा 1 और एक बनेगा 2। तो एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, पैरेलल फिलिंग होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए S1 इक्वल्स टू 1/2 और S2 इक्वल्स टू 1/2। तो S की वैल्यू हमें लेनी है मैक्सिमम, हुंड रूल के अकॉर्डिंग x की वैल्यू मैक्सिमम। तो ये हो जाएगा S1 प्लस S2 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो यहाँ से हमारे पास S की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। इसी तरह से हमें वैल्यू लेनी है किसकी, L की वैल्यू लेनी है। तो L की वैल्यू हम कैसे लेंगे, L की वैल्यू यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो L की वैल्यू लेंगे हम यहाँ पर मॉड लगा के एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ml, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ml लेना है ना, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ml। तो ये -2 -1, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं फिल करता हूँ तो -2 -1 और ये कितना बन गया हमारे पास, ये बन जाएगा -3 और ये वैल्यू कितनी बन गई, 3 बन गई। ठीक है, तो ml की जो वैल्यू है वो कितनी बन गई, 3 बन गई। तो ml की वैल्यू हमारे पास बनी कितनी, 3, और ms की वैल्यू हमारे पास कितनी बनी, 1। अब टर्म कौन सा आ जाएगा, टर्म आ जाएगा यहाँ पर 2s प्लस 1 और lj, ये टर्म निकालना है। तो l की वैल्यू 3 जो आती है वो किसके लिए आती है, L3, L इक्वल्स टू 3 फॉर f। तो L इक्वल्स टू 3 किसके लिए आएगा, f के लिए आएगा। तो जो टर्म बन जाएगा हमारे पास वो बन जाएगा f। मल्टीप्लिसिटी निकालें, मल्टीप्लिसिटी, तो मल्टीप्लिसिटी निकालोगे 2s प्लस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, s की वैल्यू आ गई 1 और प्लस 1, तो ये बन जाएगा 3। तो टर्म बन जाएगा हमारे पास 3f। तो हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा, ml की वैल्यू 3, ms की वैल्यू 1 और टर्म जो हमारे पास बन जाएगा वो 3f। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ml। अब इसमें हुंड रूल यूज हुआ है, चलो मैं आपको हुंड रूल बता ही देता हूँ, इस क्वेश्चन से आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो हुंड रूल में हम क्या करते हैं, द ग्राउंड टर्म हैज, ग्राउंड जो टर्म आएगा, ग्राउंड, हमें यहाँ पर ग्राउंड टर्म निकालना था, हमें कौन सा टर्म निकालना था यहाँ पर,
ग्राउंड टर्म निकालना था। तो ग्राउंड टर्म के लिए जब भी हम हुंड रूल लगाते हैं तो हम मैक्सिमाइज करते हैं एस को। तो मैंने एस को मैक्सिमाइज किया, यानी कि S1 प्लस S2 कर दिया, दोनों निकाल लिया था मैंने, वो कितना आ गया था 1। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, स्पिन जो है उसको पैरेलल करने की कोशिश कर रहे हैं, 1/2 प्लस 1/2 कर दिया। और सेम एस के लिए, और सेम एस के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसको भी हम मैक्सिमाइज करते हैं, यानी कि -2 -1 कर दिया था, या 1 + 2 कर दिया था। तो उसकी हमने कौन सी वैल्यू ली, मैक्सिमम वैल्यू ली। और पुट इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल विद लार्जेस्ट पॉसिबल ml वैल्यूज। इलेक्ट्रॉन्स को हम जो पुट करते हैं लार्जेस्ट ml वैल्यूज के हिसाब से पुट करते हैं। सेम L और सेम S के लिए, फॉर द सेम L एंड S द ग्राउंड स्टेट J डिपेंड्स ऑन वेदर द शेल इज लेस देन हाफ फिल्ड और मोर देन हाफ फिल्ड। यदि L और S की वैल्यू सेम आ जाती है तो उस केस में जो ग्राउंड स्टेट है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि लेस देन हाफ फिल्ड है या मोर देन हाफ फिल्ड है। सबसे पहले ग्राउंड के लिए हमने क्या किया, स्पिन को मैक्सिमाइज कर दिया। फिर सेम S के लिए हमने L की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर दिया। फिर हमने इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको लार्जेस्ट पॉसिबल ml के साथ पुट किया। फिर हमने अगर सेम L और S की वैल्यू है तो उसके अकॉर्डिंग हमने चेक किया कि हाफ फिल्ड है, लेस देन हाफ फिल्ड है या मोर देन हाफ फिल्ड है। ठीक है, लेस देन हाफ फिल्ड है तो हम लोएस्ट J को लेंगे, और अगर मोर देन हाफ फिल्ड है तो हम हाईएस्ट J को लेंगे। अब हमारे पास कन्फिग्रेशन क्या था, D2। तो D के लिए L बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो पॉसिबल ml कितनी वैल्यू कितनी बन गई थी, -2 -1 0 +1 और +2। 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करने हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने प्लेस कर दिए। मैक्सिमाइज बनाना है तो दोनों को हमने पैरेलल लेने की कोशिश की, तो ये 1/2 और ये 1/2 एक एक में चला गया, है ना। ऐसे फिल नहीं करना है, दोनों इसी में कर दी। हालांकि एक में 2 हो सकते हैं, पर पहले सभी की फिलिंग होगी, फिर उसके बाद वापस फिल होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल विद पैरेलल स्पिन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में हमने फिल कर दिए। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद MS की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली हमने, जो कि आ गई थी 1, वो यहाँ पर आ गई। L को मैक्सिमाइज करना है तो चूज द लार्जेस्ट ml वैल्यू फॉर द 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो लार्जेस्ट MS वैल्यू +2 +1 आ रही है, और अगर माइनस में लोगे तो कितनी आ रही है, -1 -2, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि हमने निकाल लिया। L बराबर 3 के लिए करस्पॉन्डिंग टर्म कौन सा हो गया, F हो गया, तो उससे F आ गया। उसके बाद मल्टीप्लिसिटी निकालनी है, वो कितनी आ गई, 2s + 1, ये कितना बन गया, 3। तो 3 के लिए ग्राउंड टर्म क्या बन गया, 3f। फिर उसके बाद लेस देन हाफ फिल्ड है क्योंकि D2 है, तो लेस देन हाफ फिल्ड के लिए लोअर J लेना है, तो लोअर J ले लिया L - S, तो ये कितना बन गया, 3 - 1 कितना बन गया, 3f2। तो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास आएगा 3f2, पर इतना हमें पूछा नहीं है, हमें ये पूछा है कि कौन सा आएगा, 3f आएगा। तो आंसर कौन सा हो गया, B हो गया। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने, कैसे करने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।